हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 15, 16, 17, 18 यानी 4 दिनों का एनालिसिस हम देखेंगे। रिवीजन की तरह मान लो आप लोग, अगर आप लोगों ने देख लिया है, नहीं देखा है तो आप वीडियो की तरह मान लो। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। रिक्वेस्ट केवल एक रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट। जो भी गाली गलौज करना है आपको, गाली गलौज मतलब थोड़ा सभ्य भाषा में, साहित्यिक भाषा में नहीं। तो अगर आपको करना चाहते हैं तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। और लाइक जरूर करिएगा, हाँ लाइक जरूर भले ही अपनी गाली को लाइक करिए, लेकिन डू दैट। स्टार्ट करते सबसे पहले आज यानी 18 के एनालिसिस को। पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज की, यूएस ट्रेड बॉडी मूव्स कोर्ट ओवर ट्रम्प्स H1B फीस हाइक। तो आप सबको पता है कि पहले जो H1B की फीस थी बहुत कम थी, उसको बढ़ा करके डोनाल्ड ट्रम्प ने कितनी कर दी है, $1 लाख के आसपास कर दी है। $1 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है ना। और H1B वीजा होता क्या है, तो जैसा कि कोई एम्प्लॉयर है, अगर यूएस का कोई एम्प्लॉयर है, वो यहाँ से इंडिया से या कहीं और से कोई वर्कर बुला रहा है काम करने के लिए यूएसए में, तो वो एक फीस देता है उसके वीजा की, जिसको हम बोलते हैं H1B वीजा फीस, है ना। और ये वीजा जो होता है वो H1B वीजा कहलाता है। तो फीस आप लोग जैसा कि आप देख सकते हैं $1 लाख है, US डॉलर है। एंड वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स, अब क्यों किया गया होगा, इसलिए किया गया होगा ताकि वहाँ का जो यूएस के एम्प्लॉयर है वो बाहर से लोगों को ना बुला पाए। जब बाहर से लोगों को नहीं बुला पाएंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को काम पे रखेंगे, ऐसा मतलब ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प की सोच है। तो वहाँ के लोगों के में जॉब या एम्प्लॉयमेंट के रेशियो को बढ़ाने के लिए, और अमेरिका फॉर अमेरिकन्स जो उसकी फिलॉसफी है डोनाल्ड ट्रम्प की, वो चीज़ है, ठीक है ना। इसको आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से क्लोजर ऑफ द इकोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बैरियर्स लगाए जा रहे हैं ना। तो इट इज एक्चुअली द क्लोजर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज एक्चुअली द बैरियर विच इज देयर, है ना। ये बैरियर की तरह आता है। और बहुत ज्यादा ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट जाता है, मतलब इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट रेजीम। कैसी रेजीम इसको मान सकते हैं आप, प्रोटेक्शनिस्ट स्टेप मान सकते हैं, प्रोटेक्शनिज्म जिसको बोलते हैं ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प वैसे ही प्रोटेक्शनिज्म के बहुत ज्यादा फेवर में रहते हैं। अमेरिका फॉर अमेरिकन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग, आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप मूव कर सकते हैं मेरे साथ। दूसरी जो न्यूज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन क्वेश्चन नेसेसरी फॉर IMEC। तो सबसे पहली हम बात देख लेते हैं, व्हाट इज दिस IMEC। IMEC है क्या। तो IMEC का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये 2023 में अनाउंस किया गया था, जब आपका G20 समिट इंडिया में हुआ था ना, तब ये अनाउंस किया गया था 2023 में। और इसका मेन एम है टू इम्प्रूव ट्रेड एंड ट्रांजिट बिटवीन इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ के उनके बीच में ट्रेड और ट्रांजिट, यानी ट्रेड और ट्रांजिट यानी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की बात की गई है। इसमें नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, रोडवेज है, सी लाइंस है, एनर्जी एंड डिजिटल पाइपलाइंस है, ये सारी चीजें मिला करके ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क बनेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है तीन चीजों को। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करता है इंडिया टू द अरेबियन गल्फ। दूसरा है नदर्न कॉरिडोर जो कि लिंक करता है गल्फ टू यूरोप, है ना। और इसके अलावा ग्लोबल इसका एम है रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसमिट टाइम, है ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना एंड ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस करना, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स बताए, तो तीन कंपोनेंट्स हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करता है, मुंबई मुंबई मार्सिले मैरीटाइम रूट, जो मार्सिले आपका फ्रांस में है ना, उसमें UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सब आएंगे बीच में। देन एक नदर्न कॉरिडोर है जो गल्फ रीजन को यूरोप से जोड़ता है वाया रेल, रोड एंड सी कनेक्टिंग, ये सारी चीजें। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द थर्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, पोर्ट बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, रोड, सी लाइन, ये सारी चीजें बनेंगी। लेकिन इजिप्शियन जो हमारे यहाँ लीडर आए हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, उनका ये कहना है कि जब तक पैलेस्टाइन क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम IMEC के ऊपर आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो इस थोड़ा रुक गया है IMEC बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट इज हैज बीन मेंशन्ड इन द न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक रोटा वायरस वैक्सीन के ऊपर आई है न्यूज। देखो, रोटा वायरस वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन चिल्ड्रन। तो एक स्टडी हुई जिसमें ये बोला गया कि रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो अब इफेक्टिव है, मतलब ये अब नहीं, पहले से रही होगी, लेकिन रिसर्च अभी हुआ है।
कि वो अफेक्टिव है अगेंस्ट द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, है ना। गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपको पता है ना, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है। तो इंडिजिनस जो रोटा वायरस वैक्सीन है हमारे इंडिया में, वो है रोटावैक, याद रखिएगा। रोटावैक इज द वैक्सीन। एंड ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2016 में इंक्लूड की गई थी, ठीक है ना। 2016 से इंक्लूड की गई थी रोटावैक, जो कि इंडिजिनस रोटा वायरस वैक्सीन है। एंड इसका एनालिसिस किया गया, जिसमें ये बोला गया कि ये रोटा वायरस की जो वैक्सीन है, इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, है ना। तो पेट संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ठीक करती है ये, ऐसा कहा गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपके लिए एक छोटा सा सवाल गूगल करिएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कब किया गया और किसने इसको स्टार्ट किया है, वर्तमान में कितनी डिसीजेज है जो किसके अंतर्गत आती है। तो गूगल करने के लिए भी आपके लिए कुछ चीजें तो देनी चाहिए ना मुझे। तो ये बस प्लीज गूगल करके बताइएगा कि यूनिवर्सल, अभी तुरंत कर लीजिए, पॉज करके कर लिए, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ एंड वर्तमान में कितनी डिसीजेस के अंतर्गत इंक्लूडेड है, ठीक है। आई होप यू विल डू दैट। दूसरा, आते हैं हम एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल है बेटर ग्लोबल गवर्नेंस लेड बाय चाइना एंड इंडिया। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है वो चाइनीज कॉन्सुल जनरल के द्वारा लिखा गया है, किंजे। इन्होंने कहा कि अभी 75th एनिवर्सरी चल रही है इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज की। 2025 जो है वो 75th एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक टाइज की, क्योंकि इंडिया और चाइना में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1950 में हुई थी। 2025 जो है उसमें 75 साल पूरे हो गए रिलेशन के, ठीक है ना। एंड दोनों के बीच के जो मेन पॉइंट्स है वो म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, इनको पंचशील भी आप बोल सकते हैं। अगर आप पंचशील के सिद्धांत पढ़े, है ना, 5 पॉइंट्स दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। पंचशील जिसको बोलते हैं ना, कि एक दूसरे में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट रखेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे, कोऑपरेशन रखेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। अब ऑथर का कहना है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है इंडिया में, जी जिनपिंग की है चाइना में, उन्होंने लगभग 14 से 24 की जो 18 बार मीटिंग की है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है सस्टेन्ड एंगेजमेंट को, मतलब बातचीत चलती रही है हमेशा। 2014 इंडिया चाइना फ्रेंडली एक्सचेंजेस हुए। इसके बाद 2015 में मोदी जी की पहली विजिट हुई चाइना में। 16 से 19 में रेगुलर मीटिंग होती रही ब्रिक्स G20 SCO समिट में। 20 से 22 की वजह कम्युनिकेशन मेंटेन था लेटर के थ्रू, कोविड के टाइम में भी। 2023 में जोहानिसबर्ग समिट होता है, जहां पे इन पर्सन टॉक शुरू हो जाते हैं। देन 2024 में कजान ब्रिक्स समिट होता है, वहाँ बायलेटरल मीटिंग होती है। एंड 2025 जो है बेसिकली इट इज ऑल्सो द 80th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो, है ना, जो कि 2000 मतलब 1945 के वॉर के बाद बनाया गया था, है ना। तो द 80th एनिवर्सरी उसकी भी चल रही है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया चाइना जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के साथ एक क्रूशियल पार्टनर के रूप में जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 25th SCO समिट की भी बात की ऑथर ने, जहाँ पे मोदी जी जिनपिंग से मिले हैं। उन्होंने कहा कि इट इज वेरी क्रूशियल फॉर द एशिया, है ना, बहुत क्रूशियल है। और इंडिया चाइना के कोऑपरेशन विजन के ऊपर दोनों ने बात की कि भैया दोनों कंट्रीज में ठीक है अपनी राइवलरी अलग जगह पर है, लेकिन पार्टनरशिप प्रेफर करनी चाहिए ओवर राइवलरी, है ना। वी शुड प्रेफर पार्टनरशिप ओवर राइवलरी। एंड एशिया को स्ट्रांग बनाना है, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अपना जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करना है। कैसे कर सकते हैं, तो जी जिनपिंग ने 4 सजेशन दिए थे। पहला, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाएं। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोऑपरेशन को बढ़ाएं। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें और पीसफुली एग्जिस्ट करें। इसके अलावा मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड अगर इस तरीके से हम करते हैं तो जरूर एक ट्रू एशियन सेंचुरी ला सकते हैं, ट्रू एशियन सेंचुरी, है ना, क्योंकि दोनों कंट्री बहुत बड़ी हैं अपने आप में। इसके अलावा 5 कोर प्रिंसिपल हैं जो जी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, इसके 5 प्रिंसिपल हैं। रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस, प्रमोट डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, एंड अपहोल्ड द UN चार्टर, अप्लाई लॉज इक्वली विदाउट डबल स्टैंडर्ड्स, मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
जहां पे अभी हमने ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प की बात देखी, वो एक तरीके से यूनिलेटरल अप्रोच है, वो ये मल्टीलेटरल अप्रोच की बात कर रहे हैं जी जिनपिंग। इसके अलावा जी जिनपिंग ने पीपल सेंटर्ड अप्रोच की बात कही है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर फोकस करने की बात की, भाई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में भरोसा रखने की बात की है, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग्स हैव बीन अंडर द ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ जी जिनपिंग, ठीक है ना। तो वही वो भी प्रमोट किया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल है द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर अफगानिस्तान आफ्टर द न्यू दिल्ली विजिट। तो ऑथर ने कहा है कि भाई अफगानिस्तान इंडिया आया, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन इंडिया को बहुत एक्टिवली इनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। वी कैन हैव अ गुड पार्टनर देयर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक तो पाकिस्तान को अगर काउंटर करना है तो हमको अफगानिस्तान को अपने फेवर में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉमन पॉइंट्स में टेररिज्म आता है, टेररिज्म से लड़ना आता है, अफगानिस्तान और हो चाहे इंडिया हो, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि तालिबान से अभी तक इंडिया डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो फॉरेन मिनिस्टर ने ही विजिट कर लिया है, तो अब क्या मतलब है ना। तो व्हाट कैन इंडिया डू फॉर अफगानिस्तान, वो हम देख लेते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया का जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव असिस्टेंस का रोल होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव असिस्टेंस लिख लीजिए, इन अफगानिस्तान इंडिया मस्ट प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव असिस्टेंट, ठीक है ना। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के लिए प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला होता है क्या है कि ड्रग कंट्रोल एंड क्रॉप सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि तालिबान में जो है पॉपी कल्टीवेशन को कर्व करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहाँ पे सिक्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो सके। तो हमारे इंडिया का जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इट कैन ट्रेन द अफगान एजेंसीज इन ड्रग इन्फोर्समेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ड्रग इन्फोर्समेंट एंड रिहेबिलिटेशन में हम ट्रेन कर दें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के थ्रू, क्योंकि वहां पे अभी भी ब्रूट फोर्स का यूज किया जाता है, जो कितना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा ऑथर ने कहा है कि वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, काबुल में जो वाटर क्राइसिस है बहुत ज्यादा है। द सिटी कुड रन ड्राई बाय 2030, इतना ज्यादा वाटर क्राइसिस है। इंडिया जो है इंडिया हैज ऑफर्ड टू बिल्ड द शहतूत डैम ऑन द काबुल रिवर, कुड बी वाइटल बट रेजेस पाकिस्तान कंसर्न्स। तो हम शहतूत डैम बनाने वाले हैं काबुल रिवर पे, ये लिख लेना अपने नोट्स में, शहतूत डैम ऑन द काबुल रिवर। एंड बिकॉज काबुल रिवर इज अ पार्ट ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, जहां पे पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि अगर ये डैम बना तो उनके ऊपर दिक्कत आएगी, तो ये इशू हो सकता है, लेकिन ये हम कर सकते हैं वहां पे वाटर क्राइसिस को। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इंडिया वहां पे एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए प्रयास कर सकता है, वहां के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मेजर्स ऑथर ने कहा कि एक्सपैंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करें अफगान यूनिवर्सिटीज में। फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को आप थोड़ा रिलैक्स कर दें फॉर द अफगानिस्तान, ताकि वहाँ पीपल टू पीपल मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट बढ़ सके, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें, गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी की बात ऑथर ने की। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा आर्टिकल था, जो मैंने बताया उतना आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है वो। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आई है, फॉर इंडिया एजेंटिक एआई इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल लाइबिलिटी। एजेंटिक एआई क्या होता है, पहले तो मैं वो आपको बता दूं। एजेंटिक एआई का मतलब होता है ऑटोनॉमस एआई, ठीक है ना। एजेंटिक एआई ट्रेडिशनल एआई से अलग है। ट्रेडिशनल एआई वाला जैसे कि आपका चैट जीपीटी और ये सब की, जब तक आप अपनी कमांड नहीं देंगे, आपने कुछ किया नहीं, तब तक ये उस पे एक्ट नहीं करता। लेकिन एजेंटिक एआई जो होता है वो ऑटोनॉमस एआई होता है, एंड इट रन्स इंडिपेंडेंटली टू डिजाइन एग्जीक्यूट एंड ऑप्टिमाइज वर्क फ्लोज, ठीक है ना। ये इंडिजिनसली या कहना चाहिए इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, कोई वर्कफ्लो का कंप्लीट करने के लिए, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। एंड इट कैन एंटरप्राइजेस जो है वो एजेंटिक एआई का यूज करके ज्यादा अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं। दे कैन मेक डिसीजंस, दे कैन प्लान, दे कैन अडेप्ट ऑल्सो, है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ लो कि एआई अपने आप ऑटोनोमसली काम कर रहा है, डिसीजन ले सकता है, प्लान कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइबिलिटी भी है ये, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये अपने आप डिसीजन लेने लगेगा तो ये थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा। तो दैट 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 शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि एजेंटिक एआई जो है, जब वो अपने आप डिसीजन लेगा तो रिस्की भी रहेगा, इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। तो आज के एनालिसिस में अभी देख लिया हमने 18 का, थोड़ा मैं 17 का आपको पहले बता देता हूँ। नाउ लेट्स कम टू द 17th, है ना। 17th में भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो दिखा देता हूँ।
डोनाल्ड ट्रंप का आप सबको पता है कि इंडिया और रशिया से ऑलरेडी अगेंस्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने बार बार यही कहा है कि जो यूक्रेन वॉर है उसको फंड कौन कर रहा है? इंडिया फंड कर रहा है। कैसे फंड कर रहा है इंडिया? चाइना, बाय परचेजिंग द रशियन ऑयल, है ना। तो ट्रंप ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वादा किया कि 15 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे रशियन ऑयल इंपोर्ट को। एमईए ने कहा है कि भाई कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है दोनों लीडर्स के बीच में। ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या है। इंडिया ने कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दिया, बट दैट इज द इशू जो कि आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बात चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है इलेक्टोरल रोल्स का। कहाँ पे किया है? आप सबको पता है, बिहार में किया है। और उसी के संबंध में कई लोगों ने पिटीशन लगाई थी कि भाई जिनके नाम हटाए हैं उनके नाम पब्लिक करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन देगी ही देगी, है ना, इसलिए हम कोई ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दूं कि 25 जनवरी 1950 को यह बॉडी बनी थी। 25 जनवरी 1950 को 2011 से नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी को, इसी चीज को मार्क करने के लिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 324 से 329, 324 टू 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। पार्ट 15 के अंतर्गत आता है। स्टेट्यूटरी प्रोविजन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस एंड सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 में आया था, जिसने अभी रिसेंटली बोला कि किस तरीके से एक सर्च कमेटी रहेगी, किस तरीके से एक सिलेक्शन कमेटी रहेगी, ये सारी चीजें, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन देखता है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। कंपोजिशन की बात करें तो करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये भी आपको याद रहना चाहिए। पहले एक ही कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 में दो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए, जिन्होंने 1 जनवरी 1990 तक काम किया। उसके बाद फिर सिस्टम चेंज हो गया, बट 1993 में दोबारा में परमानेंटली दो इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, 1993 से परमानेंटली, है ना। वैसे 1989 से पहले आए दो, फिर उसके बाद इसके अलावा फिर 1993 से परमानेंटली दो इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूड हो गए। अब सर्च कमेटी का कंपोजिशन क्या है? इट इज हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इट इंक्लूड्स 2 मेंबर्स, रैंक ऑफ सेक्रेटरी और हायर, एंड फंक्शन है कि 5 कैंडिडेट सेलेक्ट करें, है ना। फिर सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? कंपोजिशन इसका प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज इन द हाउस ऑफ पीपल, एक मेंबर होता है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एक मेंबर होता है। एंड इसका काम क्या होता है? इट रिकमेंड्स द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें तो 6 साल, 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। एंड अगर एक इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है तो कंबाइंड टेन्योर जो होता है वो 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड रीअपॉइंटमेंट जो है वो नॉट अलाउड है, रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। सैलरी जो है इक्विवेलेंट टू अ सुप्रीम कोर्ट जज है, एंड दे कैन गिव देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, एंड सीसी कैन बी रिमूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जज। सीसी को रिमूव करना है अगर आपको, तो एक सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में आप रिमूव भी कर सकते हैं, कि जैसे, है ना। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है तो वो सीसी के रिकमेंडेशन पे रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे बस सीसी की पावर थोड़ा ज्यादा हो जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक न्यूज, डब्ल्यू एच ओ स्टैंडर्ड्स अ मस्ट टू कैरी द ओ आर एस लेवल। अभी तक क्या हो रहा था कि ओ आर एस का लेवल कोई भी लगा देता था, बट ये लिख देता था नॉट एज पर द डब्ल्यू एच ओ फॉर्मूला। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ओ आर एस का लेबल लगाने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि वो जो सोल्यूशन बनना चाहिए वो एग्जैक्टली डब्ल्यू एच ओ के ही फॉर्मूला पे बनना चाहिए। तो ये किसने कहा है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफ एस एस ए आई ने कहा है कि no food brand can use the oral rehydration salts or ORS name in the product unless the formulation adheres to the WHO standards। जब तक WHO standards फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ये ORS का लेबल नहीं लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज डिटेल में आई है। इसमें एक पीडियाट्रिशियन थी जिन्होंने बहुत ज्यादा फाइट की, क्योंकि उनका ये कहना था कि बहुत सारे शुगर रिच कंपोनेंट्स हैं जो ORS लिख करके बेचते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं ना। एंड ना केवल कंफ्यूज होते हैं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी शिकार बन जाते हैं। एंड ओआरएस ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इस कारण से हम केवल वही सोल्यूशन यूज करें जो जो हो, है ना।
अगली न्यूज यहाँ पे पंच मिशन के रिगार्डिंग है, PUNCH, पंच मिशन की बात कर लेते हैं। इसको किसने लॉन्च किया, लिख लेना, नासा ने लॉन्च किया, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने लॉन्च किया है पंच मिशन। एंड बेसिकली इसका एम क्या है पंच मिशन का, तो पंच मिशन का एम है बेसिकली कि ये स्पेस में जो जो ऐसे फिनोमिनाज हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज हैं, यंग सोलर विंड्स, यानी सोलर विंड से रिलेटेड है ना, जो कि इनविजिबल होती हैं, तो उनके ऊपर है कि मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, है ना। इसका एम ये मेन यही कि सोलर विंड्स को और कोरोनल मास इजेक्शन जो हो गया या सोलर इजेक्शन जो हो गए उनको स्टडी करना है। पंच का फुल फॉर्म क्या है, पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा, पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। इट इज अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द कोरोना ऑल्सो, सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना, एंड सोलर विंड को स्टडी करना, मेनली सोलर विंड को, और सन के जो कोरोना, जो आउटर आउटर एटमॉस्फेयर है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है सन का, उसको कोरोना बोलते हैं। तो पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर आप याद रखेगा। इसमें सोलर विंड्स को, कोरोनल मास इजेक्शंस को मेनली स्टडी किया जाता है। तो दैट इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम के बारे में आया है, तो थोड़ा सा मैं आपको नाम के बारे में बता देता हूँ। लेट सी अबाउट द नाम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। नॉन अलाइंड मूवमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। एक्चुअली हुआ क्या था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो ब्लॉक थे, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। तो कुछ कंट्रीज जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इजिप्ट हो गई, इंडिया हो गई, इन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम कोई भी ब्लॉक नहीं चुनेंगे, है ना। जैसे कुछ लोग वहां पे जो इसको चुन रहे थे, आपका अमेरिका को चुन रहे थे, वहीं पे कुछ लोग आपका वॉर्सो पैक्ट वाले यूएसएसआर को चुन रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज और कुछ और कंट्रीज थी जिन्होंने कहा कि हम कोई भी ब्लॉक नहीं चुनेंगे, इन्हीं को बोला गया नाम बोला गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है ना। 10 प्रिंसिपल्स जो थे, बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस थी 1955, बैंडंग देखो लिखा हुआ है, बैंडंग कॉन्फ्रेंस, है ना। तो वहां पे ये प्रिंसिपल साइन हुए। देन 1961 में बेलग्रेड, जो कि सर्बिया में है, वहां पे फिर फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि नाम का समिट होता है, जहां पर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के, क्वामे क्रूमा घाना के, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, अहमद सुकार्नो इंडोनेशिया से, एंड जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया से। प्रेजेंटली इसमें 120 मेंबर कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वैसे अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं इनके। एक तो मतलब अलग रहना बहुत बड़ी बात है, और कुछ बहुत सारे ग्रुप बनाने में इन्होंने मदद की। 1963 की पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, बेसिकली उसके लिए कंट्रीब्यूशन नाम का जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेट्स मस्ट सेट अप स्पेशल प्रिजन्स फॉर फ्यूजिटिव्स। अब अमित शाह जी ने कहा है कि भाई सारी जेलें, सारी जो स्टेट्स हैं वो स्पेशल प्रिजन्स बनाए फ्यूजिटिव्स के लिए, क्योंकि फ्यूजिटिव बाहर जाके यही बोलते हैं कि हम इंडिया में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के प्रिजन्स अच्छी कंडीशन में नहीं है। हालांकि अमित शाह ने इस बात को नहीं माना, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी हम चाहें तो एक स्पेशल प्रिजन बना सकते हैं फॉर द, स्पेशली फॉर द fugitives and all, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। डोपामाइन ओवरडोज की बात चल रही कि किस तरीके से हम, जो प्रेजेंट हमारी लाइफस्टाइल है वो, टेक्स्ट और नोटिफिकेशन आने पे डोपामाइन रश होने लगा है हमारे अंदर। डोपामाइन याद रखिएगा, डोपामाइन यानी कि फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि अपने अंदर मोटिवेशन, रिवार्ड, प्लेजर, ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है वो डोपामाइन के थ्रू आता है। इट्स अ केमिकल सिग्नल दैट कन्वेज प्लेजर एंड दस अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड, है ना। तो याद रखिएगा, ये डोपामाइन जो है केमिकल सिग्नल है जो कि कन्वे करता है प्लेजर को एंड दस अ सेंस ऑफ रिवार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम कई बार बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन हमारा ऑथर ने कहा कि ये जो है हमारे न्यूक्लियर पार्ट्स में अब ये जो जो टेक्नोलॉजी का ओवरडोज हो चुका है ना। तो वो हमारे बेसिकली ब्रेन सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। एंड देखो लिखा है कि ओवरलोड, अगर हम ओवरलोड हो रहा है, डोपामाइन रश बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एंड हम अपने ब्रेन को ही अननोइंगली बर्नआउट के लिए तैयार, मतलब थका रहे हैं और ज्यादा, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ, 17 हो गया, देन
16, 16 का एटलीस्ट हम फ्रंट पेज तो देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है सेल ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स इन नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में। और ये ग्रीन फायर क्रैकर्स कौन बनाता है, तो वो भी हम अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। देखो लिखा है फायरवर्क्स शैल बी सोल्ड ओनली थ्रू लाइसेंस्ड ट्रेडर्स एंड मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंट्री एंटिटीज रजिस्टर्ड विद नीरी। नीरी के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए एंटिटीज, एंड दे शुड होल्ड अ वैलिड पेसो लाइसेंस, लाइसेंस फ्रॉम पेसो। पेसो यानी कि लिख लीजिएगा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर नहीं आता है। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है पेसो में, कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर तो नहीं आता, नहीं आता। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा केमिकल फर्टिलाइजर में आता है। एंड पेसो बेसिकली पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फॉर्मली कहा जाता था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स कहा जाता था। इसकी शुरुआत हुई 5 सितंबर 1898, 1898 में बना था। बहुत पुरानी संस्था है ये। एंड नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है फॉर हैजार्डस सब्सटेंसेस जैसे कि एक्सप्लोजिव, कंप्रेस्ड गैस एंड पेट्रोलियम एंड ऑल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग पेसो एज वेल, समझ में आपको आ गया होगा। AQI का मेंशन था, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें मेजर पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स उसमें। पहला है ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। देन दूसरा आपको PM 2.5, तीसरा है PM 10, देन कार्बन मोनोऑक्साइड चौथा, सल्फर डाइऑक्साइड पांचवा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छठवां, इसके अलावा लेड सातवां और अमोनिया आठवां। तो ये आप ये भी नोट कर लीजिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन मेजर करता है, तो CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। इसके अलावा एक केस के बारे में मेंशन था, आप लोग लिख लीजिएगा, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, लिख लीजिए। अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन फायरवर्क्स, है ना। पहली बार ग्रीन फायरवर्क्स का जो कंसेप्ट है वो अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया। एंड इसमें कोर्ट ने कहा कि जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया है आपके एयर पोल्यूशन में and all, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। टाइगर 3 वीक्स कब शिफ्टेड फ्रॉम टाइगर रिजर्व टू रेस्क्यू सेंटर। तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व का नाम था एक्चुअली, तो मैं सोचा आपको बता दूं, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। ये कर्नाटका में है, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, जो कि चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कर्नाटका में आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रही होगी न्यूज, एक्वाकल्चर मॉडल ऑफ सुंदर वन विंस FAO रिकॉग्निशन। अब ये क्या है, तो अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, साइमे लिख लीजिएगा, साइमे, SAIME, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये कहाँ पर की यूटिलाइज किया जा रहा है, ये सुंदरबन में, जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन रीजन है वहां पे यूटिलाइज किया जा रहा है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसको अभी रिकॉग्निशन मिला है, ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है बाय FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो द रिकॉग्निशन वाज कन्फर्ड ऑन द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये दिया गया साइमे इनिशिएटिव, याद रखिएगा, सुंदरबन में किया गया है, कि जो कि क्लाइमेट एडाप्टिव अप्रोच है, कंजर्वेशन के लिए एक अप्रोच है, ताकि वहां पे लाइवलीहुड भी बन सके और मैंग्रोव कंजर्वेशन भी किया जा सके बाय यूजिंग द एक्वाकल्चर एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये क्या करते हैं, मैनग्रूव्स को ग्रो करते हैं। मैनग्रूव का जो लिटर होता है, मतलब मैनग्रूव का जो कचड़ा माना जा रहा है, उसका यूज करते हैं फॉर ब्लैक टाइगर शिम्प, जो कि पीनियस मोनोडॉन है। पीनियस मोनोडॉन यानी कि ब्लैक टाइगर श्रिम्प, उसका फिर मोनोकल्चर करते हैं इस सुंदरबन के लिटर से। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। NSA दोवान इन बिश्केक, तो बिश्केक कहाँ पे है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉस्को फॉर्मेट की बात चल रही है, तो मैं आपको मॉस्को फॉर्मेट बता दूं कि जो टर्म मॉस्को फॉर्मेट है वो मोस्ट कॉमनली रिफर करता है मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन को ऑन अफगानिस्तान, ठीक है। ये मॉस्को फॉर्मेट जो है ये कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान है। इट्स अ डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म जो कि 2017 में बनाया गया। मॉस्को फॉर्मेट एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है, 2017 में बनाया गया। किस लिए बनाया गया, टू डिस्कस एंड प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा, इसमें इसको मॉस्को मेथड भी कहा जाता है। एंड इसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसके अलावा रशिया है, इंडिया है, चाइना है ना। तो इसमें जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप
आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सारी न्यूज आर्टिकल जो मैंने बताई है कि इंपॉर्टेंट तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये भी हो गया। आईएमईसी मैंने आज आपको बता दिया, उस दिन भी न्यूज में आया था, तो ये भी अब अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम 15th देखें, 15th का एनालिसिस, तो फ्रंट पेज की न्यूज थी। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है लीकर स्कैम प्रूव में, है ना। तो ईडी के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम है टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्ट कौन सा है, पीएमएलए 2002, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और जो फॉरेन एक्सचेंज लॉ है उसमें दो आते हैं, फेमा एंड फेरा। फेमा कौन सा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड फेरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का एक्ट है, ठीक है ना। ओरिजिन जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में हुआ था 1956, 1 मई 1956 को। और तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। बाद में 1956 में 1957 यानी कि एक साल के बाद इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया, और फिर ये इसका वो भी चेंज कर दिया गया, मतलब डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। इसके अलावा पहले फेरा 1947 था, बाद में फेरा 1973 आया, है ना, ये भी याद होना चाहिए। एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया, ठीक है, जो कि 2000 से फोर्स में था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. बस ठीक है। एआई डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में, वहां पे गूगल इन्वेस्ट किया है $15 बिलियन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।